चलिए अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम के आधार पर किया जाता है और उसका स्थान भारतेंदु काल के तुरंत बाद से ही माना जाता है। 1903 में भारतेंदु के समय के बाद हम देखते हैं कि पत्रकारिता का आरंभ हो चुका था। भारतेंदु जी ने अनेक पत्रिकाओं का संपादन किया और उसमें लोगों के लेखन को छापते थे, उनको सुधारते थे और गद्य का प्रसार करने के लिए कविताओं में सुधार करके उस भाषा को परिमार्जित करने के लिए वो अपनी कवि वचन सुधा वगैरह में छापते थे। लेकिन 1903 में जब द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादकत्व ग्रहण किया, उसके बाद खड़ी बोली का परिष्कार आरंभ हो गया। इस युग के मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय ऐसे अनेक कवियों के नाम हैं जिन्होंने निर्धारित साहित्य आदर्शों का अनुसरण किया। उन्होंने अनेक कवियों लेखकों को प्रोत्साहन प्रदान किया ना। इतिवृत्तात्मकता का जो आरोप लगता है द्विवेदी कविता का, उसकी मूल वजह सिर्फ यही थी कि उन्होंने प्राचीन काव्य आदर्शों का अनुसरण किया। तो ये द्विवेदी काल तक आते आते भाषा का स्वरूप जो ऐसे ब्रज भाषा को हमने छोड़ नहीं पाया था अभी तक। ब्रज भाषा का जो स्वरूप था वो भी हमको उसमें दिखाई देता है। तो लेकिन खड़ी बोली की स्थापना हो गई थी, तो भी ब्रज भाषा का प्राचीन जो काव्य परंपरा थी वो क्षीण हुई लेकिन समाप्त नहीं हुई थी। लेकिन उस परंपरा का पालन करने वाले कवियों में जगन्नाथ दास रत्नाकर का नाम हम बहुत सम्मान के साथ लेते हैं। देवी प्रसाद, पूर्ण सत्यनारायण कविरत्न आदि के नाम बहुत उल्लेखनीय हैं और इनके काव्य भी इतने सरस हैं कि वो ब्रजभाषा का लालित्य हम तक पहुंच जाते हैं, भक्ति का रस हम तक पहुंच जाते हैं, रीतिकाल का सौंदर्य वर्णन हम तक पहुंचाते हैं। तो इन सब की समन्वित प्रवृत्तियों के रूप में हमको द्विवेदी युग दिखाई देता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व की जो छाप थी वो उनके समकालीन साहित्यों पर बहुत पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाषा के लिए जो काम किया वो अद्वितीय है। उनकी एक जो विनोदशील प्रवृत्ति थी वो उनकी शैली में हमको झलकती दिखाई देती है, जिससे भाषा में रोचकता आई। जो समालोचना के आयाम उस समय सामने आते हैं वो भी हमको इसमें प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देते हैं। तो वो एक असीम प्रतिभा के धनी थे, एक अद्वितीय साहित्यकार थे जिन्होंने भाषा के परिमार्जन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। द्विवेदी युग उनके जो संपादन काल था वहाँ से मैंने 1903 से लेकर के 1925 तक का समय माना जाता है। तो इसकी प्रमुख विशेषता ये रही कि भाषा का जो शब्द भंडार था और उसकी अभिव्यक्ति की जो शक्ति थी उसमें जो वृद्धि की। तो भारतेंदु काल में प्रारंभ तो हो गई थी लेकिन द्विवेदी युग में उसको और अधिक बढ़ावा मिला। भाषा को परिष्कृत करने का, शब्द भंडार बढ़ाने का, उसमें उत्साह जैसे भाव जो भाषा के साथ जुड़कर भाषा को एक संस्कार देते हैं, वो खड़ी बोली जो है वो संस्कृत गर्भित हो गई और गद्य में विविध शैलियों का आविर्भाव हुआ। लेकिन द्विवेदी युग तक आते आते ये गद्य भाषा, ये खड़ी बोली वो इतनी परिनिष्ठित हो गई। जब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध पढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जब हम भाषा देखते हैं तो हमारे तत्सम शब्दों की ऐसी योजना की लगे कि भाषा इसे कहते हैं। अभी तक हमको पता ही नहीं था कि भाषा, क्योंकि अभी तक ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में इसी में साहित्य लिखा जाता था। लेकिन हिंदी की जो हिंदी की जो कहना चाहिए उन्नति हुई, उत्कर्ष हुआ, जो उसका परिष्कार हुआ, उसके बाद भाषा में जो प्रांजलता आई वो चमत्कृत करने वाली थी। संस्कृत के ऐसे शब्द, भावों की ऐसी योजना, मतलब जो रामचंद्र शुक्ल जी के आप निबंध पढ़ेंगे जब आगे आके तो उसमें हम देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किस तरह से चीजों को विश्लेषित किया जाता है। अगर भाषा साथ नहीं दे, अगर शब्द चयन सही नहीं है, तो हम किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर बहुत अधिक अच्छा प्रतिपादन नहीं कर सकते। तो भाषा जो होती है वो भावों की क्या होती है, मूल आधार होती है जिस पर बैठ के हमारे विचार आगे बढ़ते हैं। तो भाषा तो आधार होती है विचारों का। तो द्विवेदी युग में फिर इसके बाद द्विवेदी युग की जो अगली विशेषता के रूप में अपन देखते हैं वो क्या है? उसमें मानवतावाद।
राष्ट्रीय भावनाओं का विकास। राष्ट्रीय भावना, जैसे अपन ने देखा कि राष्ट्र के लिए जो भारत माता की गौरव, भारत माता का सौंदर्य, भारत माता की गरिमामयी छवि को निर्मित करने का काम इस समय किया गया। तो ये हमारे राष्ट्रीय गौरव का। फिर मानवतावाद में क्या आएगा? मानवतावाद को क्यों हम प्रमुख रूप से रखते हैं? क्योंकि दीनहीन कृषक हैं, दीनहीन सर्वहारा वर्ग है, जो ऐसा तो उसके प्रति करुणा, है ना? फिर मैथिली सेनगुप्त की एक कृति थी किसान, उसमें आप देखिए किसानों के प्रति कितना संवेदनापूर्ण व्यवहार है। सियाराम शरण गुप्त की एक कृति है, उसका नाम है अनाथ। उसमें आप देखिए समाज के जो वंचित वर्ग है, उसके लिए करुणा, उसके लिए संवेदना, उसको ऊंचा उठाने का भाव इस युग के साहित्यकारों में हमको बहुत। फिर आदर्श की स्थापना। आदर्श की स्थापना माने हम अपने ऐसे सांस्कृतिक पुरुषों को हमने अपने काव्य का केंद्र बनाया, जिनके जीवन से हम प्रेरणा लेकर, जिनके जीवन के आदर्शों को अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, धन्य बना सकते हैं और समाज के लिए उपयोगी बना सकते हैं। समाज के लिए उपयोगी कैसे बनेंगे हम? जब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे दूसरे को लाभ हो, है ना? हमारी उपयोगिता काय में है कि हमारा जीवन किसी के काम आए। हमारी उपयोगिता काय में? एक छोटा-सा पेन भी है, जब तक वो चल रहा है तब तक हम उसको अपने पास रखते हैं और जिस दिन वो चलना बंद हो जाता है हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो जब एक छोटी-सी जड़ चीज़ अपनी उपयोगिता के कारण हमारे लिए ज़रूरी है, तो फिर हम तो मनुष्य हैं। हमारा जीवन किस काम आना चाहिए? जब हमारे जीवन से किसी को कुछ भी लाभ होता है, तब हम कहते हैं कि हमारा मानवीय जीवन सार्थक हुआ। तो ये मानवतावादी जो दृष्टिकोण है, ये दूसरे का हित करने का जो भाव है, उसके लिए केवल उपदेश दें हम? नहीं, खाली उपदेश देने से कुछ नहीं होता। उपदेश देने से मुश्किल से 1 या 2% लोग ऐसे होते हैं जिन पर उसका असर होता है। लेकिन जब जब हम अपने चरित्र से, जब हम अपने व्यवहार से, जब हम अपनी दैनिक दिनचर्या को ऐसा बनाते हैं कि लोग उसका अनुकरण करें, तब हमको ऐसा लगता है कि लोगों पर उसका असर पड़ता है। तो अनुकरणीय चरित्र कैसे? हम और आप तो इतने अनुकरणीय नहीं हो सकते। अनुकरणीय जो थे, उनको समाज के सामने लेके आना कि जीवन ऐसे जिया जाता है। जब आप साकेत पढ़ते हैं, जब आप पंचवटी पढ़ते हैं, जब आप जयद्रथ वध पढ़ते हैं, जब आप और भी बहुत सारे भारत भारती पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आदर्श पुरुष ऐसे होते हैं, है ना? स्त्रियों के लिए सोचना, स्त्रियों की दशा को ऊँचा कराना, अभी तक देखिए जितने भी, जैसे रामचरितमानस हम पढ़ते हैं। रामचरितमानस में राम का काव्य प्रमुख है। जब हम साकेत पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उर्मिला उसकी नायिका है। मतलब जिन नारियों के त्याग के कारण ये महापुरुष महापुरुष बने, लक्ष्मण अगर 14 साल तक तपस्या कर सके, तो उसके पीछे उर्मिला का जो त्याग है, उसको हम नहीं भूलना चाहिए। गौतम बुद्ध बुद्ध कैसे बन गए? सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की उनकी जो यात्रा है, उसमें यशोधरा का जो योगदान है, उसको हम नहीं भुला सकते। है ना? इसी तरह से किसी भी बड़े-बड़े ऋषि थे, आश्रम चलाते थे, गुरुकुल चलाते थे, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे रहते थे। तो उनकी जो पत्नियाँ थीं, ऋषि माताएँ जो हुआ करती थीं, उनका क्या योगदान था? वो कैसे बच्चों को अपने स्नेह से, दुलार से वो करती थी और अपने पति के इस परोपकार के काम में, समाज उत्थान के काम में, जो बड़े-बड़े ये लोग वैज्ञानिक आविष्कार करते थे, बड़े-बड़े अनुसंधान करते थे। तो शोध की जो उनकी यात्रा थी, उसमें उनकी पत्नियों का जो योगदान था, इन सबको मुख्य पात्र बनाकर इस समय काव्य लिखे गए। तो नारियों को समाज में उचित सम्मानजनक स्थान दिलाना, ये द्विवेदी युगीन साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, है ना? तो सामाजिक चेतना जगाना तो अपन सब जानते ही हैं, दहेज के खिलाफ या बाह्य आडंबरों के खिलाफ इस समय लेखनी चलाई गई और नीति और आदर्श को जीवन का प्रमुख तत्व मानकर काव्य रचना की गई। सारी कविताओं का संदेश ये था कि हमारा जीवन नैतिक हो, हमारा चरित्र उत्कृष्ट बने, हमारी सोच ऊर्ध्वगामी बने, हमारा जो जीवन है वो परिष्कृत हो और साथ ही साथ अन्य विशेषताओं में अगर अपन देखें तो जितनी भी ऐसी विशेषताएँ हैं जो साहित्य को
श्रेष्ठ बनाती हैं, जो साहित्य को जीवन के लिए उपयोगी बनाती हैं, वो सारी विशेषताएँ हमको द्विवेदी युगीन साहित्य में देखने को मिलती हैं। तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान, राष्ट्रीय जागरण, ठीक है? फिर उच्च आदर्शों के चरित्रों को काव्य के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत करना, उनके अनुकरणीय चरित्रों को लोगों के सामने लेके आना, और वो भी इस तरह से कि खड़ी बोली में जो आसानी से सबकी समझ में आ जाए। है ना? ब्रज भाषा केवल ब्रज प्रदेश के लोगों को समझ में आती है, अवधी भाषा अवधी प्रदेश के, अवध प्रदेश के लोगों को समझ में आती है। लेकिन खड़ी बोली जो आम बोलचाल की भाषा थी, उसको साहित्यिक परिनिष्ठता प्रदान करके द्विवेदी युग में लोगों के लिए सुलभ बनाया गया, और काव्य में वो सारे तत्व जो जीवन के लिए आवश्यक है, उन सब का संवहन इसका जो है वो द्विवेदी युग में किया गया। तो ये सारी चीजें अपन देखते हैं कि द्विवेदी युग का महत्व हमारे इसमें। अगली प्रवृत्ति के रूप में हम देखते हैं छायावाद आया। छायावाद क्या था? छायावाद का जो मूल उद्देश्य था काव्य का, उस छायावादी काव्य में प्रमुख रूप से जो आती है उभर के सामने विशेषता, वो है सांस्कृतिक चेतना। भारत की संस्कृति को, भारत माता को, भारत की जो कहना चाहिए ऐसी अ, ऐसी छवि जिसको पूरे विश्व ने वंदनीय माना आगे चलकर, लेकिन उसको चित्रित करने का काम हमारे जितने भी पुराण हैं, हमारे जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, उन सारे आर्ष ग्रंथों को उसके दर्शन को आम जनता तक सुलभ भाषा में, सरल भाषा में, खड़ी बोली में इन लोगों ने चित्रित करके लोगों तक पहुंचाया। जब आप छायावाद की बात करते हैं, तो छायावाद के जो मूल स्तंभ हैं, उसमें जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी, पंत जी, महादेवी वर्मा, मुकुटधर पांडे, भगवती शरण वर्मा, इन सब के नाम हम छायावादी काव्य के रचयिताओं में लेते हैं। तो जब हम देखते हैं कि कामायनी जब प्रसाद जी लिखते हैं, तो पूरा का पूरा प्रतिभिज्ञा दर्शन जिसको हम शैव दर्शन का एक अंग मानते हैं, शैव दर्शन जिसमें आनंद ही सर्वोपरि है, माने जीवन का चरम बिंदु आनंद है। तो जिस समय प्रलय होती है, उसके बाद सृष्टि का नव सृजन कैसे होता है, तो जीवन के अनेक संदेश उसमें भरे पड़े हैं कि अगर हमारे सामने कभी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अब यहां से नया सृजन, नया, नई रचना, नया कहना चाहिए नवीनताओं का आरंभ शुरू होगा। जीवन केवल दुख ही नहीं है, उसका अगला चरण सुख है। तो जो लोग परेशानियों में घिरने के बाद जीवन की आशा छोड़ देते हैं, मनु उनके लिए उदाहरण बन के आते हैं। जो मनुष्य थक जाता है, हार जाता है, निराश हो जाता है, तो किस तरह से श्रद्धा के संयोग से जो है वो सृष्टि का नया आरंभ होता है। तो मनु और श्रद्धा और इड़ा, ये सब जो प्रतीकात्मक वो है, उसका बच्चा जो होता है मानव, तो वो क्या है, तो इड़ा बुद्धि का प्रतीक है, और श्रद्धा जो है वो भावनाओं का प्रतीक है, मनु जो है वो जीव का। तो किस तरह से पूर्णता जीवन की होती है, ये सब चीजें सांकेतिक रूप से हमको इन छायावादी कवियों ने बताई। तो जब तक हम प्रतिभिज्ञा दर्शन को नहीं समझेंगे, तब तक हम कामायनी के साथ न्याय नहीं कर सकते। आप लोगों के कोर्स में कामायनी है, तो कामायनी के जितने भी सर्ग आपके कोर्स में है, उन सब के नाम आप देखिएगा, सब मानवीय मनोभावों के नाम पर हैं। चाहे आशा हो, चाहे श्रद्धा हो, चाहे जितने भी उसके आगे चल के चिंता है, या जितने भी जीवन के आयाम हैं, उन सब आयामों को पार करते हुए अंत में आनंद की प्राप्ति करना, ये जीवन का लक्ष्य है। ये कामायनी के सारे सर्गों का नामकरण हमको बताता है कि चिंता से शुरू होते हैं, उसके बाद किस तरह से जीवन में आशा आती है, फिर किस तरह से उसको हम तो बहुत सारे ऐसी ऐसे तत्व हमको छायावादी काव्य में देखने को मिलते हैं, जो हमारे भारतीय दर्शन को जीवन में सुगमता से हम कैसे अपना सकते हैं, ये हम उससे सीख सकते हैं। पूरा अरविंद दर्शन हमको निराला जी के काव्य में देखने को मिलता है।
है ना? पंत जी को जो अपन पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा प्रकृति चित्रण जो हम देखते हैं तो हमारे वेदों की जो प्रकृति पूजा का महत्व है वो क्यों है और जीवन को उससे कैसे रसमय बनाया जा सकता है। तो हमारा जो वैदिक साहित्य है उसकी जो मूल विचारधारा है, उसका जो मूल कहना चाहिए निचोड़ है जो, वो पूरा निचोड़ हमको छायावादी काव्यों में देखने को मिलता है। चाहे रहस्यवाद हम महादेवी जी का देखें, चाहे हम बुद्ध की करुणा देखें, तो अगर बुद्ध का प्रभाव हम नहीं समझ सके, बुद्ध के दर्शन को हम नहीं समझ सके, तो हम महादेवी को नहीं समझ सकते। अगर अरविंद के दर्शन को हम नहीं समझे, तो हम निराला जी के साथ न्याय नहीं कर सकते, है ना? अगर हम प्रतिविज्ञा दर्शन नहीं समझे, शैव दर्शन नहीं समझे, तो आप ये मान के चलिए कि हमारे उपनिषदों का निचोड़, हमारे सारे आर्ष साहित्य का निचोड़ हमको हमारे छायावादी काव्य में देखने को मिलता है। छायावादी काव्य जो है वो स्वच्छंदतावादी कम है, पुनरुत्थानवादी अधिक था। हम पुरातन को हम पुरातन को अपने जीवन से के साथ जोड़कर ही आगे बढ़ सकते हैं। हम जड़ों से कटकर आगे नहीं बढ़ सकते। हम आधुनिकता को अपनाएं लेकिन पुरातन को छोड़कर नहीं, बल्कि नवीनता का और प्राचीनता का समय, प्राचीन और अर्वाचीन का जो समन्वय है वो हमको जीवन की पूर्णता देता है, विकास में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। और यदि हम अपनी जड़ों से कट के आगे बढ़ते हैं तो फिर हम स्वच्छंदतावादी बन जाते हैं, फिर वो हम प्रगतिवादी नहीं होते, फिर हम स्वच्छंदतावादी हो जाते हैं। तो स्वतंत्रता में और स्वच्छंदता में क्या अंतर है, ये सब चीजें हमको समझनी चाहिए छायावादी काव्य से। तो जो इसका नामकरण है छायावाद, तो नामकरण पे अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि छायावाद को छायावाद क्यों कहते हैं? छाया क्या है? इस समय के जो कवि थे, उनका जो भाषा सौंदर्य था, उसमें जो अलंकार योजना थी, उसका जो शिल्प पक्ष था, वो जब हम उसका जब हम विशद वर्णन करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हर जड़ चीज में प्राणों की छाया देखी है। हर जड़ चीज में उन्होंने चेतनता को खोजा है ना? तो उस परम चेतना की छाया हमको हर जड़ चीज में भी देखने को मिलती है। ये सौंदर्य है भाषा का। तो जो 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 हमारी भारत माता है उसकी जो आकृति निर्मित की आप उनको पढ़िए, भारत माता या भारत माता की वंदना, जब निराला जी की आप कविता पढ़ते हैं तो पूरी भारत माता का उन्होंने जो चित्र बनाया है अपनी कविता में, किस तरह से चरण है, सागर तीन तरफ से चरण धो रहा है, गंगा और यमुना कैसे उसके हार हैं, क्या उनका वस्त्र है, कैसी उनकी साड़ी है, कैसे उसके फूल खिले हैं तो वो उसकी छींट है, कौन सा मुकुट है, कौन सा उनके हाथ। तो पूरी भारत माता का एक जो चित्र हमारे पूरे सांस्कृतिक वैभव का उन्होंने उकेर दिया एक छोटी सी कविता में। तो अपन क्या देखते हैं कि जो जड़ चीजें हैं वो जड़ चीजें भी किसी ना किसी रूप में, आप जूही की कली पढ़िए, आप पंत की वो पढ़िए, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ हे विहंगनी पाया तूने यह गाना। सुबह सुबह जब पौ फटती है उस समय चिड़िया चहक रही हैं, तो वो एक साधारण व्यापार ना होके वो एक ऐसी चीज बन गई कि पंत जी की कल्पना उसे कहाँ तक ले गई। तो जो चीज है नहीं, अप्रस्तुत का विधान जब प्रस्तुत में करने लगते हैं तभी भाषा में अलंकारिकता आती है और तभी भाषा जो है अपने सौंदर्य की पराकाष्ठा पे पहुंचती है। तो पंत जी की भाषा, पंत जी का प्रकृति चित्रण, या हम ये कहें कि विशेषण विपर्य, मानवीकरण, है ना? हर चीज का मानवीकरण, बीती विभावरी जागरी, साजी का गीत आप लोगों ने अगर कभी सुना हो तो, नहीं हो तो पढ़ना जरूर, नेट पे सब उपलब्ध है। बीती विभावरी जागरी, है ना? वो कह रहे हैं कि विभावरी बीत गई है अब जाग जाओ। प्राची जो है उसका पूरा नारी के रूप में चित्रण किया है। वो किस तरह से जो आकाश है, आकाश रूपी जल से वो गगरी भरने के लिए गई है और सारे सितारे जो हैं उसमें गायब हो जाते हैं किस तरह से। तो वो एक पूरा प्रकृति का मानवीकरण, छायावाद की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि प्रकृति को मानवीकरण के माध्यम से, तो मानवीकरण अलंकार एक जो है वो साहित्य में आया। तो मानवीकरण अलंकार की जब अपन बात करते हैं तो आप छायावाद की किसी भी कवि की कविता ले लीजिए, सब में आपको वो विशेषता देखने को मिलेंगी।
तो इस तरह से छायावाद में हमने क्या देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, वो उन्होंने जो इसकी विशेषताएँ बताई हैं, वो सबसे प्रामाणिक हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को ही मानते हैं। तो विरोध का चमत्कार, उनका प्रतीक विधान, उनकी भाषा का सौंदर्य, उनकी अलंकार योजना, उनकी शब्द योजना, उनके जो बिंब हैं, जो प्रतीक हैं, उनके अर्थ को जब हम समझते हैं, तो अर्थ जो है वो इतने इतने कहना चाहिए सौंदर्य के साथ उभर के आता है कि लगता है कि पढ़ते रहो, इसको छोड़ना ही नहीं है। तो जो अपने आप में बाँधने की क्षमता होती है काव्य में, वो इस सौंदर्य के कारण ही है। तो केवल लाक्षणिक मूर्तता ही नहीं, बल्कि उसकी जो भाव जो हमारे अंदर तक काव्य को उतार देते हैं, वो विशेषताएँ हमको छायावादी काव्य में देखने को मिलती हैं। फिर जो शैलीगत विशेषताएँ हैं, उसके साथ छायावाद में प्रेम प्रेम सौंदर्य हमको जो दिखाई देता है, तो प्रेम की भावनाएँ, प्रेम का उदात्त स्वरूप। जब आप प्रसाद जी की कहानियाँ पढ़ते हैं, आप पुरस्कार पढ़िए, प्रेम क्या है? लेकिन उस प्रेम में वासनात्मक दृष्टि नहीं, बल्कि प्रेम में का जो मूल तत्व है, उसका सौंदर्य त्याग में है। हम अपने प्रिय के लिए जब अपने सुखों का त्याग कर देते हैं, तब हम माने कि हम उससे प्रेम करते हैं। और जब तक हम ये चाहते हैं, चाहे आप रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध पढ़िए, चाहे आप श्रद्धा भक्ति, तो उनका कोर्स में आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा निबंध। तो जब हमारा प्यार जब तक स्वार्थ तक सीमित रहता है, तब तक वो प्यार ना होकर वासनात्मक भाव है। लेकिन जब अपने प्रेमी के लिए, अपने प्रिय पात्र के लिए, अपनी जिसको भी हम प्रेम करते हैं, उसके लिए जब हमारे अंदर उत्सर्ग का भाव जुड़ जाता है, तब प्रेम की पराकाष्ठा होती है। तो केवल पाना प्रेम नहीं है, बल्कि समर्पण प्रेम है। जीवन का लक्ष्य दूसरे को सुखी करना है। प्रेम का लक्ष्य दूसरे को, अपने प्रिय पात्र को सुखी करना है। ये भाव जब आ जाता है, तब हम देखते हैं कि चाहे कामायनी की श्रद्धा हो, चाहे पुरस्कार की नायिका हो, चाहे कोई से भी आप उदाहरण ले सकते हैं। तो ये वो समय था जब प्रथम विश्व युद्ध के समय से आरंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो विभीषिकाएँ थीं, वो भी उस समय समाज में जो भी गतिविधियाँ होती हैं, उन सब की छाया हमको यहाँ पे दिखाई देती है। तो उस समय की जो स्थितियाँ थी, वो कैसी थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाज में जो विद्रूपताएँ आईं, उनसे परे ले जाना, उन विद्रूपताओं मानवीय क्रंदन को निजात दिलाकर उसे आनंद की ओर ले जाना, ये छायावाद का एक और। फिर उसके अलावा 1920 का वो समय था जब राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गए थे, गांधी जी के असहयोग आंदोलनों से लेकर के और बहुत सारे। तो ये द्विवेदी युग जो था, उसमें राष्ट्रीय आंदोलनों का आरंभ हो चुका था और छायावाद आते-आते तक वो जो है वो अपने बिल्कुल चरम पर, पीक पे पहुँच गए थे। तो उन सब का भी ये उसका प्रभाव है, वो हमको दिखाए। यहाँ तक आते-आते जब छायावाद, जब कहना चाहिए राष्ट्रीय चेतना का जो द्वितीय चरण था वो आरंभ होता है। प्रथम चरण हमने देखा भारत हिंदू युग में था और द्वितीय चरण जो है वो हमको यहाँ पर आके देखने को मिलता है कि छायावादी कवि सारे के सारे, आपने कविता पढ़ी होगी, कोर्स में भी थी आपके, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो युवा वर्ग का आह्वान अपने अपनी भारत माता की जो बेड़ियां हैं उनको काटने के लिए युवा वर्ग का आह्वान कवि कर रहा है। छायावाद की बहुत बड़ी विशेषता है कि छायावादी कवि जितने भी हैं, वो सब भारत माता को आजाद कराने में पूरे भारतवासियों का सहयोग चाहते हैं। उसके लिए वो अपील करते हैं, आह्वान करते हैं और अपने काव्य के माध्यम से एक जनमत तैयार करते हैं कि हमको अंग्रेजों की जो शासन प्रणाली है उसको अपने ऊपर से उतार फेंकना है। हमारे पास हमारा अपना इतना सांस्कृतिक वैभव है, हमारे पास हमारा अपना इतना ज्ञान का भंडार है। उन सब का परिचय भी उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से कराया और लोगों को ये प्रेरणा दी कि किस तरह से छायावादी कवि जो थे वो भारतीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना, पुनरुत्थान का काम, ये सब ये सब उसकी विशेषताओं में लिखेंगे। आपसे जो छायावाद की विशेषताएँ पूछी जाएँगी, तो ये सब चीज़ें, है ना? तो पूंजीवादी व्यवस्था के प्रारंभिक क्षण उस समय आरंभ हो गए थे। इसी समय हमको पता है गोदान आया था, तो गोदान की जो मूल चेतना है, उसके साथ आप इसको जोड़ लीजिए, ये वही समय था, है ना? 1930 के आसपास का समय था। द्विवेदी युग समाप्त होता है और जब छायावाद का आरंभ होता है, तो ये वही युग था जब राष्ट्रीय चेतना की लहर
कभी कविताओं के रूप में, कभी गद्य के रूप में, हमको अलग-अलग उसमें देखने थे। अब पत्रकारिता का विकास उस समय तक हो चुका था। जब अपन गद्य के विकास की बात करेंगे, तब अपन पत्रकारिता का क्या योगदान था उसकी भी बात करेंगे कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में किस तरह से पत्रकारिता ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और चाहे द्विवेदी युगीन साहित्यकार हों, चाहे छायावादी साहित्यकार हों, सबने अखबार निकाले, इन सबने पत्रिकाएँ निकाली और उसके लेखन के माध्यम से लोगों में अपने सांस्कृतिक वैभव के प्रति, राष्ट्रीय जागरण के प्रति और राष्ट्रीय भावनाओं को भरने का जो काम किया। तो जो प्रमुख था तो वो दार्शनिक पीठिका, जैसे हमने बताया, अपने आर्ष साहित्य को पुनर्जीवित करने का काम किया। फिर गांधीवादी दर्शन से भी प्रभावित था। गांधी जी का उस समय बहुत प्रभाव समाज में आ गया था। प्रकृति का अलंकारिक रूप में चित्रण, ये उसकी और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इस तरह से जड़ में चेतन की छाया देखना, लौकिक में अलौकिक के दर्शन करना, ये सारी प्रवृत्तियां छायावादी काव्य में उभर के सामने आई। राष्ट्रीय चेतना और समाज में नैतिकता का प्रसार, छायावाद की प्रतीक योजना ने निस्संदेह उसे लाक्षणिक चित्रण के माध्यम से लोगों में चमत्कार की तरह से किया कि किस तरह से हम जो है वो बात को इस तरह से प्रस्तुत करना कि लोग उससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकते, है ना? तो प्रभावोत्पादकता भारत भाषा की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता होती है। प्रभावोत्पादकता अगर नहीं है तो आपकी बात कोई नहीं पढ़ेगा। आपकी बात से चमत्कार उत्पन्न नहीं होगा। आपकी बात का कोई विशेष प्रभाव लोगों पे नहीं पड़ेगा। तो बौद्ध दर्शन, शैव दर्शन, सूफी दर्शन, है ना? अरविंद का दर्शन आधुनिक उसमें अपन देखें तो ये सारी की चीजें, महादेवी पे अपन जैसे भी बात कर रहे थे, बौद्ध दर्शन का प्रभाव, तो हमारी जितनी भी सांस्कृतिक विरासत थी वो सब इन छायावादी कवियों ने अपने काव्यों के माध्यम से जाए। इसके बाद कुछ लोग रहस्यवाद को अलग प्रवृत्ति भी मानते हैं, लेकिन जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं, लौकिक में अलौकिक की छाया जहां बात इस तरह की आती है वहां रहस्यवाद अपने आप को जाता है। तो ये रहस्यवादी विशेषताएं भी हमको इसमें देखने को मिलती है। अगली प्रवृत्ति के रूप में अपन ले सकते हैं प्रगतिवाद को। प्रगतिवाद क्या है? प्रगतिवाद ये वो समय आ गया था जब हमारे देश में औद्योगिकरण आ गया। हमारे देश में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत आ गए। हमारे यहाँ बहुत सारी पाश्चात्य विचारधाराएं, क्योंकि आवागमन आसान हो गया। विदेशों से हमारे यहाँ से विदेशों में आना जाना जहाजों के माध्यम से और उसके माध्यम से शुरू हो गया था। तो जब जैसे-जैसे संचरण बढ़ता है, वैसे-वैसे संस्कृतियों का मिलन होता है और जब संस्कृतियों का मिलन होता है, तब हम बाहर की संस्कृतियों से बहुत सारी चीज़ें प्रेरणा प्राप्त करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ग्रहण करते हैं। तो जो उनका अच्छा था वो हमने ग्रहण किया, जो हमारा अच्छा था उसको हमने विदेशों में। तो यथार्थ से संपृक्तता ये समय की लेखन शैली में विशेष रूप से आ गई। क्यों? क्योंकि ये जो आंदोलन था छायावाद के विद्रोह के रूप में, काव्य में सामाजिक चेतना और उसको उन्मुख करने की जो प्रवृत्ति आई वो ये आई। क्यों? क्योंकि अ, केवल प्रकृति चित्रण या शैव दर्शन और बौद्ध दर्शन और ये सब करना, ये एक खास वर्ग के लिए था। लेकिन इसी समय हमने देखा जागीरदार किस तरह शोषण कर रहे हैं, सामंती प्रथा किस तरह से आ रही है, किसानों की किस तरह से दुर्दशा हो रही है, सर्वहारा वर्ग जो है वो गरीब गरीब से गरीब होता चला जा रहा है, उसका कभी ब्याज ही नहीं चुकता हो पा रहा, उसका मूलधन ही कभी नहीं खत्म हो पाता, ब्याज पे ब्याज देता चला जा रहा है। पीढ़ियां जो है वो कर्ज चुकाने में लगे। पिताजी ने एक बार अगर 100 रुपए का कर्ज लिया है तो उसकी 2-2 3-3 पीढ़ियां हो गई, वो 100 रुपए नहीं चुक पाए। तो इस तरह के जितने भी विद्रूपताएं समाज में आर्थिक जगत में आ रही थी, राजनीतिक जगत में आ रही थी, उन सब के प्रति विद्रोह का भाव और उन सब सर्वहारा वर्ग, शोषित वर्ग, वंचित वर्ग, दबा कुचला वर्ग जो शिकार हो रहा है इन पूंजीपतियों का, उन सबके प्रति संवेदना और करुणा का भाव जागृत करना, ये प्रगतिवादी साहित्य का मूल उद्देश्य था। यहाँ तक आते-आते हमने पाश्चात्य विचारधाराओं से बहुत कुछ सीखा, अपने विकास में हमने उसका योगदान लिया और जो सन 30-35 के आसपास जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मैंने गांधी जी के जितने भी आंदोलन, भगत सिंह वगैरह का भी समय तक वो है, तो जो गरम दल और नरम दल दोनों
किस तरह से काम कर रहे थे, उनकी विचारधाराओं का प्रभाव भी हमको इस समय के साहित्य पर देखने को मिलता है। तो ये रूस का साम्यवाद इस समय हम सब देखते हैं कि जो भारतीय बुद्धिजीवी थे, वो अपनी राजनीतिक विसंगतियों के कारण इस साम्यवाद की ललक, एक कुछ नया आता है तो उसके प्रति आकर्षण हो जाता है। जो हमारे पास पहले से था, हमारे कृष्ण से बड़ा कोई साम्यवादी नहीं है। लेकिन जो चीज़ लोगों के सामने परोसी जाती है, उनको लगता है कि बस यही है, इतना ही है, क्योंकि हम उसकी जड़ में जाके स्वयं पढ़कर, स्वयं ज्ञान अर्जित करके नहीं, किसी दूसरे ने कुछ कह दिया, हम उतने को ही सही मानने लगते हैं। वही सच है, बस इतना ही मानने लगते हैं। तो ये जो साम्यवादी विचारधारा है, ये जो कार्ल मार्क्स की वर्ग भेद की ये जो बात अभी अपन कह रहे थे, वर्ग भेद मिटाने की बात, ये तो हमारे यहाँ त्रेता युग में राम ने किया, ये द्वापर युग में हमारे कृष्ण ने किया, है ना? इसके आगे जब हम जाएं तो आगे तो जितने भी हमारे महापुरुष हुए, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, सब वही बातें करते हैं जो आज इस नए युग में बाहर की विदेशियों से हमने सुना कि उन्होंने साम्यवाद लाया, उन्होंने वर्ग भेद को मिटाया। तो ये सारी प्रवृत्तियां उस युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं रही। तो जो प्रगतिवादी जो मान्यताएं थी, वो उन विश्वासों के लिए, उन स्वरों के लिए बहुत उर्वर भूमि का काम करती रही, है ना? कोई किसी चीज का जब विरोध करता है तो वो चीज ज्यादा उभर के सामने आती है। अभी अपन ने अपने परिवेश में ही देखा, एक व्यक्ति ने रामचरितमानस की प्रति जलाई, उसका परिणाम क्या हुआ? लाखों प्रतियां रामचरितमानस की बिकी उसको पढ़ने के लिए। वास्तविकता क्या है ये जानना, जब जब कोई बिंदु आ जाता है कि यहाँ पर, तो क्या हुआ उससे? हर चीज के अगर हम सकारात्मक पक्ष को देखें, तो जो गीता प्रेस घाटे में जा रही थी, बंद होने की स्थिति में आ गई थी, उसको उबारने में उस एक व्यक्ति ने कितना मदद कर दी, जिसने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई। क्या उससे रामचरितमानस का अपमान हो गया? क्या उससे तुलसीदास जी का अपमान हो गया? क्या उससे कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था? हम अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसका लाभ लेने के लिए कितने लोग तैयार खड़े हैं? उसकी वजह से जो सकारात्मक परिवर्तन आता है, तो हर व्यक्ति को हमें मन से धन्यवाद देना चाहिए। किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कभी सहायक बन जाता है, कोई हमारे उत्कर्ष का हेतु बन जाता है ना? तो प्रेमचंद जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझना चाहिए। वो हमारी हर कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। उसमें उच्च चिंतन होना चाहिए, है ना? साहित्यकार को वो कहते हैं मशाल चाहिए, वो मशाल लेके आगे आगे चलता है, रास्ता दिखाता है पूरे समाज को। तो ये वो समय था जब प्रेमचंद जी के बहुत सारे उपन्यास आ गए थे सामने। साहित्य क्या है? उनका निबंध हम सबको पढ़ना चाहिए और रोज उसका पारायण करना चाहिए, खासतौर से साहित्य के जितने विद्यार्थी हैं उनको तो, है ना? तो जो भी जो भी किसी भी वजह से संघर्ष पैदा करे, जो हमारे अंदर बेचैनी पैदा कर दे, जो हमारे अंदर सोचने की क्षमता को उद्वेलित कर दे, वो सारे लोग वो होते हैं जिसकी वजह से समाज कहीं न कहीं उत्कर्ष की तरफ बढ़ने लगता है। क्योंकि जब तक मंथन नहीं होता, जब तक संघर्ष नहीं होता, है ना? मंथन होता है तभी तो नवनीत आता है। कितनी देर बिलोती है हमारी दादी नानी लोग हाथ से पहले मक्खन में, कितनी देर वो मट्ठे को बिलोती थी, तब फिर नवनीत निकल के सामने आता था। तो हर चीज का एक समय होता है और बिना घर्षण के, बिना संघर्ष के कोई चीज हाथ में नहीं आती। तो ये जितने भी प्रगतिवादी आंदोलन है उसमें सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण विशेषता जो है, कोठरियां हैं, झोपड़ियां हैं, छप्पर हैं टूटे हुए, है ना? सौंदर्य जो अभी तक केवल प्रकृति में या नारी में या इसमें ही देखा जाता था, अब इस समय तक आते आते जो साहित्यकार था उसकी दृष्टि ये नहीं कहती कि केवल सुंदरता ही जीवन है। वो कुरूपता को भी जीवन का यथार्थ का चिन्ह, कुरूपता को हम ये नहीं कह सकते कि जीवन का अंग नहीं है ना? तो सौंदर्य हम कहाँ ढूंढे? सौंदर्य किसी भी चीज में नहीं होता है। सौंदर्य हमारी दृष्टि में होता है। सौंदर्य उसकी उपयोगिता में होता है ना? ये जो धूप इस समय हम लोगों को अच्छी लग रही है, अरे वाह इतने दिन बाद धूप निकल आई, कितनी अच्छी लग रही है धूप। हमको इस समय ये धूप सुंदर लग रही है, लेकिन क्या 1 महीने बाद भी ये धूप हमको सुंदर लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी उपयोगिता भिन्न होगी। उस समय हमको कहीं की छाया अच्छी लगेगी। तो
ना धूप में कोई कमी है, ना छाया में कोई कमी है, ना धूप बुरी है, ना छाया बुरी है, लेकिन सुंदर हमको वो तब लगती है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है ना? तो किसी भी चीज़ की जो उपयोगिता होती है, वो उसमें सुंदरता भरती है। तो सामाजिक यथार्थ की जो अभिव्यक्ति है, तो उसमें कुरूपता का भी खूब चित्रण किया गया है, लेकिन उस कुरूपता के कारण क्या है, उसका निवारण जब प्रस्तुत किया जाता है, तो फिर वो साहित्य बन जाता है। ठीक है? फिर केवल यथार्थ का ही नहीं बल्कि आदर्श का भी साथ-साथ चित्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, इसकी जगह ये होना चाहिए। तो ये फिर राष्ट्रीय चेतना का जागरण, वर्ग चेतना, सामाजिक वैषम्य, पूंजीवादी, सामंतवादी, जागीरदारी, इन सब के प्रति विद्रोह का भाव, लोगों में जो शोषित हैं, जो दबे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, बुरी तरह से अपना स्वाभिमान खो के जीवन जीने के लिए विवश हैं, तो उन लोगों में आत्मसम्मान का भाव जागृत करने का काम प्रगतिवादी साहित्य ने किया। ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी, है ना? तो जो समसामयिक संलग्नता थी, माने जो हर वर्ग के प्रति अपना दायित्व साहित्यकार समझ रहा था कि इसके लिए लिखना है हमें, इसको ऊँचा उठाने के लिए लिखना है हमको, इसके अधिकार दिलाने के लिए लिखना है हमें, या इसको इस योग्य बना देना है हमको कि वो समझ जाए कि हमारे क्या अधिकार हैं। केवल दूसरे हमको इस्तेमाल करते रहें, केवल इसी के लिए नहीं है, हमारा अपना भी जीवन है। तो ये अस्मिता का एहसास कराना, अपनी पहचान का एहसास कराना, अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति हमारी आँखें खोल देना, ये काम साहित्य का होता है, जो प्रगतिवादी साहित्यकारों ने बहुत खूबी के साथ किया। ठीक है? तो इनको आप जब और विस्तार से पढ़ेंगे, तो मानवतावादी दृष्टिकोण तो आपको हर जगह मिलेगा। सर्वहारा के प्रति सहानुभूति आपको सब जगह दिखाई देगी, है ना? ईश्वर पर जिन लोगों में अनास्था थी, उन लोगों में आस्था के स्वर भरना, ये साहित्य का उद्देश्य है हमेशा। लोक से संपृक्ति, लोक से संपृक्ति हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अ, जब हमारी कलम आम जनता के उत्कर्ष के लिए चलती है, जब हमारे लेखन का उद्देश्य केवल अपना यश कमाना या धन कमाना या उसमें आना नहीं होता है, जब हम लोक के लिए लिखते हैं, जब हमारी कलम लोगों को ऊँचा उठाने के लिए, उनके अधिकार दिलाने के लिए चलती है, तब वो कहते हैं। तो आप जब देखेंगे कि छायावादी जो युग था, उसमें ही प्रगतिवाद के लक्षण हमको देखने को मिलने लगे थे। आपने जब आप नए पत्ते पढ़ते हैं, पंत जी की आप शुरू की रचनाएँ पढ़ें और उसके बाद प्रगतिवाद तक आते-आते उनकी लेखनी के स्वर किस तरह से बदले, है ना? नया जो कुछ समाज में आया उसको उन्होंने कैसे अपने लेखनी के केंद्र में ले लिया। जब आप वर्ग वैषम्य के बारे में बात करते हैं, जो आप देखते हैं कि छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाने वाले जो निराला जी हैं, वो जब तोड़ती पत्थर लिखते हैं, वो जब कुकर-मुत्ता लिखते हैं, है ना? तो आप ये देखिए कि किस तरह से जो प्रतीक उनके समझते हैं, जब हम तब समझते हैं कि जो बात कवि हम तक पहुँचाना चाह रहा है, वो समूचे समाज में पूंजीपतियों का विरोध और सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति का भाव है, जो हम वो हमारे अंदर पैदा करना चाहते हैं। तो ये जैसे-जैसे हम पढ़ते हैं, वैसे-वैसे हमको बहुत सारी बातें समझ में आती जाएँगी। तो चिंतन, विचारना, अनुभूति, है ना? ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कविता की व्याख्या के समय हमको निकाल के और लिखनी चाहिए। जिस समय आप कुकुरमुत्ता की व्याख्या करते हैं, तो आप "अबे सुन बे गुलाब", अब ये कौन-सी भाषा है भई? इतना बड़ा साहित्यकार जो महाप्राण कहलाता है, वो क्यों कह रहा है? ये उन पूंजीपतियों के प्रति उनका उनका वो आक्रोश है, जो इस तरह के शब्दों के बीच से निकल रहा है। तो ये आक्रोश पूंजीपतियों के प्रति क्यों है? क्योंकि सर्वहारा वर्ग के प्रति करुणा है। पूंजीपतियों के जमींदारों के प्रति आक्रोश क्यों है? क्योंकि हम अपने उन मज़दूर भाइयों के प्रति हमारा हृदय जब द्रवित हो जाता है, हम उनको देखते हैं कि इनको ज़रूरत है ऊँचा उठाने की, तो जो उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके लिए हमारी भाषा कठोर हो जाती है। तो ये निराला जी को जब अपन समझते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, तो उनके जीवन दर्शन को पहले समझना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है? इसके बाद जो समय आता है वो है नई कविता का। नई कविता
अपन को पता है 1943 में जब तार सप्तक आए, इस समय तक आते-आते काव्य की प्रवृत्तियाँ और अधिक परिवर्तित हो गई। कैसे परिवर्तित हो गई? ये कौन-सा समय था? ये वो समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हो रहा था। ठीक है? द्वितीय विश्व युद्ध आया तो समाज में कितनी तरह की विद्रूपताएँ, हमारे यहाँ काला बाज़ारी, हमारे यहाँ शोषण की वो सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, युद्ध हो रहा है, फलानी चीज़ महँगी हो रही है, इसको दबा के रख लो, इसको कर लो, फिर महँगे दामों में बेचेंगे। तो ये क्या है? ये जो पूंजीपतियों का पूंजीपतियों का उसको क्या कहेंगे हम, शोषण भी नहीं कहेंगे, स्वार्थपरता कहेंगे, है ना? स्वार्थपरता कि हम महँगे दामों में बेचें, गरीब जनता उसको खरीदने के लायक है कि नहीं है। अनाज जो है वो हमने काला बाज़ारी करने, मिलावट शुरू कर दी, कंकड़-पत्थर मिलाना शुरू कर दिए दाल-चावल में। हम मानवता के स्तर से इतना गिर गए कि हम ये ही नहीं सोच रहे कि ये चावल हमारे जैसा ही कोई दूसरा इंसान खाएगा। जो चीज़ समाज के को विकृत करने में इस्तेमाल होती है, हम उन सारी चीज़ों को ये समझ बैठे कि यही हमारा अधिकार है, हमें पैसा कमाने का पूरा अधिकार है, लेकिन हम मानवता, करुणा, दया, ममता, संवेदना इन सब को छोड़कर हमारे जीवन में क्या आ गया? हमारे जीवन में आ गई शुष्कता, हमारे जीवन में आ गई निरीहता, हमारे जीवन में आ गई वो चीज़ जो हमको मानवता से गिरा देती है। तो स्वार्थपरता, व्यक्ति केंद्रित हो गए हम, समाज केंद्रित ना होके, माने जो कविता अब तक समष्टि के लिए लिखी जाती थी, वो अब व्यष्टि तक सीमित हो गई। समष्टि और व्यष्टि का मतलब आप समझते हैं, व्यष्टि माने व्यक्तिगत स्वार्थ और समष्टि माने सामाजिक। तो समूची सृष्टि के कल्याण के लिए जो बात लिखी जाती थी, अब कविता केवल आत्मानुभूति तक केंद्रित होकर रह गई। क्यों? क्योंकि समाज में जिस तरह से देखिए प्रयोगवाद क्या था, वो छायावादोत्तर काव्य है। छायावाद में जिस तरह से हमने देखा सांस्कृतिक वैभव और वो सब, फिर प्रगतिवाद में हमने देखा कि वर्ग वैषम्य के प्रति आक्रोश, तो कहीं न कहीं जनता, कहीं न कहीं लोग केंद्र में थे। लेकिन ये जैसे-जैसे जब अपन तार सप्तक को पढ़ेंगे, तार सप्तक के जितने भी अंक निकले, कविता आप लोगों ने सुनी होगी, वो कहते हैं स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। जीवन से संवेदना शून्य हो गई। इंसान इंसान के से दूर होने लगा। तो ये जो समय था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विभीषिका थी, जो ना कहीं जब परमाणु बम का विस्फोट हो रहा है, आज तक वो जगहें ऐसी हैं जहाँ विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये हम केवल बड़े बने, हम केवल ऊँचे रहें, हम केवल हमारा साम्राज्य, हमारा स्थापत्य, हमारा सब कुछ। तो अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए मानवता को हमने पीछे छोड़ दिया। इसी तरह की तो नई कविता की जितनी भी विशेषताएँ हैं, उसमें जब आप तार सप्तक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी प्रवृत्तियाँ, शब्द काव्य पूरा एक आंदोलन की तरह से आया। प्रयोगवाद जो है वो छायावादोत्तर काव्य इतिहास में उसको हम इसी तरह से जानते हैं कि कविता का जो तेवर था, वो कैसा हो गया? समष्टि से व्यष्टि में केंद्रित हो गया। और इसके अलावा क्या हुआ? छायावादी जो भावुकता थी, जो कल्पना का आधिक्य था, जो उसमें जो सरसता थी, कोमलता थी, आपको बाँध लेने की जो क्षमता थी, मानवीय संवेदनाएँ जो थी, उन सब का अवसान हम एक तरह से देखते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद समाज पे क्या पाश्चात्य विचारधाराएँ आई, हम आधुनिक होने लगे, हम पूरे विश्व से जुड़ने लगे, तब हमको ऐसा क्या लगने लगा कि हमारा जो कुछ है वो तो सब पुरातनपंथी है। जो पाश्चात्य विचारधाराएँ कह रही हैं वही सच है, उसमें आकर्षण है, उसमें नयापन है, उसमें आधुनिकता है, तो बस हमें उसी तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये जो प्रवृत्तियाँ आई उसकी वजह से क्या हुआ? बौद्धिकता का विकास हो गया, हम तार्किक अधिक हो गए, है ना? एक समय था जब मम्मी ने ऐसा कह दिया तो हमने उसको मान लिया, लेकिन अब बच्चे पूछते हैं ऐसा क्यों? क्यों का कारण क्यों? क्योंकि हम अपनी जो विरासत थी उसको हमने नहीं पढ़ा। जो किसी दूसरे ने कह दिया वो हमने ग्रहण कर लिया। उसमें क्या अच्छाई है ये जाने बिना और हमने क्या अच्छाई छोड़ दी ये जाने बिना, हम एक अंधी दौड़ में आधुनिकता के में चल पड़े। और तो वो सारी प्रवृत्तियाँ हमको उस युग की कविताओं में देखने को मिलती है। तो उसकी वजह से क्या हुआ? दुरूहता भी आई। भाषा में नई कविता इसको क्यों कहा गया? इस पे थोड़ा-सा अपन अगर बात कर लें, तो टीएस इलियट, सार्त्र,
है ना? या एजरा पाउंड या और भी बहुत सारे मुनियर, ये सारे फ्राइड का सिद्धांत आया। जो इतने लोग जितने भी आप लोग उसमें पढ़ते होंगे, पाश्चात्य काव्य शास्त्र जब पढ़े होंगे तो बहुत सारे लोगों के नाम आपने पढ़े होंगे। उन सब का प्रभाव हमारे साहित्य पर परिलक्षित होने लगा। तो क्या हुआ उससे कि वो सारी विचारधाराएँ, तो मध्यवर्गीय जीवन की जो जड़ता थी, कुंठा थी, अनास्था थी, पराजय का भाव जो था, युद्ध के बहुत सारे परिणाम होते हैं, जो हमारी पूरी मानसिकता को प्रभावित करते हैं, पूरी सोच हमारी बदलते हैं। तो ये क्या है? ये न जो अंतर संघर्ष होते हैं, क्षणों की अनुभूति, माने जो कुछ है जीवन में हम निरर्थकता, जीवन की सार्थकता नहीं बल्कि जीवन में क्या निरर्थक है, उस पर हम अधिक विचार करने लगे। तो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म संवेदना और मनःस्थितियाँ को लेकर जो कविताएँ लिखी गई, उसमें दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ सामने आई। अपन देखते हैं कि बौद्धिकता जैसे-जैसे हावी हुई, अहंता, हम, माने जैसे मैं अभी अभी मैं बात कर रही थी कि व्यष्टि प्रमुख हो गई, तो पीड़ाबोध या उलझी हुई संवेदनाएँ, व्यक्तिवादिता, व्यंग्य की प्रधानता, ये सब उस युग की कविता के प्रमुख-प्रमुख विशेषताएँ जो है वो आ गई। तो पीड़ाबोध में अपन देखते हैं, तड़के ही रोज कोई मौत का पठान माँगता है। तो जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ अपन देखते हैं प्रयोगवाद की, प्रयोगवाद उसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि भाषा के नए प्रयोग, शब्दों के नए प्रयोग, उपमानों के नए प्रयोग, है ना? या जो भी हम अभी तक पढ़ते आए थे कि किसी के सौंदर्य का चित्रण का अभी उनका चाँद जैसा मुख, अब वो प्रतिमान चाँद नहीं रहे, है ना? जो यथार्थ का चित्रण करने वाले लोग हैं, उनको उस जिस चीज़ में सुंदरता दिखी उन्होंने उससे उसकी तुलना की। उससे उसके तो उपमेय बदल गए, उपमान बदल गए। तो नया प्रयोग, नई भाषा, नए शब्द, छंद से मुक्ति, है ना? अभी तक कविता कैसी होती थी? छंदबद्ध होती थी। तो हम कहते थे कि हम कविता कहते ही उसे हैं जो छंदबद्ध हो, जिसमें गति हो, लय हो, प्रवाह हो, गति हो, यति हो, वो कविता है। लेकिन अब मुक्त छंद का आरंभ हो गया। निराला जी से ही इसका शुरुआत हो गई थी। तो निराला जी ने मुक्त छंद की स्थापना में ना कविता को छंद के बंधन से मुक्त कर दिया। स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो गई। तो ये जो नयापन आया कविता में, इसलिए ये नई कविता है। नए-नए प्रयोग किए गए उपमानों को लेके, प्रतीकों को लेके, सब चीज़ों को लेके। तो ये सब जो है वो यथार्थ से संपृक्ति और अनुभूति की प्रामाणिकता, ये सब विशेषताएँ हैं इसकी। फिर इसके अलावा जो कवि हैं इस युग के, बहुत आप लोग सब जानते हैं, चाहे वो धर्मवीर भारती हों, शमशेर हों, है ना? गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, तो प्रथम सार्थक तार सप्तक के जो कवि हैं, उनको आप अलग से याद करिए। द्वितीय तार सप्तक में किन की कविताएँ संकलित हैं, उनको भी पढ़िएगा। तो तार सप्तक पर प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। प्रथम तार सप्तक का समय क्या था? उसमें कौन-कौन से कवि जो हैं वो संग्रहित थे? फिर इसके अलावा कौन-कौन सी प्रमुख ऐसी प्रवृत्तियाँ थी? तो उसमें आधुनिकता का समावेश उस समय की वो थी। फिर क्षणानुभूतियों का मतलब बहुत जो अभी है बस उस वही सच है। हम बहुत भूतकाल में नहीं जाना चाहते, हमने अतीत की गौरव गाथा बंद कर दी। आगे क्या होगा ये भी हमने बंद किया। अभी क्षणिक सुख, बस जो कुछ है जीवन उसको वर्तमान में ही समेट के हम लोग जो है वो, तो इस तरह से व्यंग्यपरकता, व्यंग्यपरकता जैसे आपने अभी मैंने उदाहरण दिया आपको, कुकुरमुत्ता जब आप पढ़ते हैं। आत्मान्वेषण, आत्मान्वेषण माने जो जो गोताखोर होता है ना, वो क्या करता है, जब जितना अंदर गहरे तक जाता है उसको उतने ही मोती मिलते हैं। इसी तरह से जो कवि ये सोचकर लिखता है कि अब तक क्या था, अब आगे क्या होना चाहिए, है ना? तो वो सारी चीजें मुक्तिबोध का जब आप पढ़ते हैं तो अस्मिता की खोज में लगे हैं। अस्मिता माने हम क्या हैं, हमारा जीवन, समाज क्या है, से के हटके दृष्टि कहाँ केंद्रित हो गई, आत्मान्वेषण में, है ना? आत्मानुभूति। तो ये सारी विशेषताएं व्यष्टि से समष्टि से व्यष्टि की तरफ लौटने की जो एक यात्रा थी, ये इस युग की प्रमुख प्रमुख विशेषताएं हो गई। और जो काव्य रूप थे, वो जैसे पहले अपन देखते थे कि भाई प्रबंध काव्य लिखे जा रहे हैं, महाकाव्य हैं, खंड काव्य हैं, अब केवल मुक्तक काव्य जो है वो, मुक्तक काव्य भी मुक्त काव्य हो गया।
माने छंद के बंधन से मुक्ति आ गई। और छोटे छोटे से बिंब विधान, अभी क्या है, एक कविता छोटी सी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। कविता केवल 4 पंक्ति की है और उन 4 पंक्तियों में क्या है, अज्ञेय की कविता है, कोई ऐसे छोटे-मोटे कवि ने नहीं लिखी। अज्ञेय क्या कहते हैं? तो कहते हैं उड़ गई चिड़िया, काँपी, फिर थिर हो गई पत्ती। चिड़िया के उड़ने से पत्ती काँपी, उसके बाद चिड़िया उड़ गई, पत्ती स्थिर हो गई। अब इन 4-5 शब्दों में आप पूरे युग का परिवर्तन देख सकते हैं। ठीक है ना? ये हमारा देश आज़ाद हो गया। थोड़ी-सी देर के लिए पत्ती काँपी और फिर स्थिर हो गई। तो चीज़ों के अर्थ को समझने के लिए हमको उसके प्रतीक समझने पड़ते हैं। अगर हम प्रतीक नहीं समझेंगे तो इस कविता में क्या है? कुछ नहीं है। तो सिंपल सी साधारण सी बात है, एक सामान्य व्यापार है कि चिड़िया उड़ गई, पत्ती थोड़ी-सी देर काँपी उसके उड़ने से, उसके बाद फिर स्थिर हो गई। इसमें ऐसा क्या ख़ास है? लेकिन जब उसकी खासियत को हम शब्दों के अंदर जाके खोजते हैं, तब हमको पता लगता है कि किस तरह से पूरे युग परिवर्तन को 4 पंक्तियों में कवि समेट रहा है। आपसे जब व्याख्या करने के लिए आती हैं, तब आपको उनकी इतनी ही गहराइयों तक जाके उसकी भाव व्यंजना को समझकर उसको अभिव्यक्ति देनी होगी। तो ये जो प्रतीक विधान है, जो बिंब विधान है, जो भाषिक संरचना है, ये जब आप मुक्तिबोध को पढ़ते हैं, ये सब हमको इतने कठिन क्यों लगते हैं? क्योंकि इनके प्रतीक हमको इतनी आसानी से समझ में नहीं आते हैं। तो ये जो नई कविता है, ये जो इसको हम अकविता भी कहते हैं, अकविता का युग। अकविता कहा बहुत सारे आलोचकों ने इसको, क्योंकि कविता का जो स्वरूप था, कविता का जो एक परिपाटी चली आ रही थी, जिसमें गेयता, जिसमें गतिशीलता, भाषा की प्रभावोत्पादकता, भाषा हमारे अंदर तक उतारने की सामर्थ्य जो होती थी, वो सब चीज़ें जो है उसने अपना रूप बदला। और जीवन में जिस तरह से दोनों विश्व युद्धों के बाद जो नीरसता आई, जो आत्म केंद्रित हो गया, मनुष्य जैसे-जैसे स्वार्थी हुआ, मनुष्य जैसे-जैसे आत्म केंद्रित हुआ, मनुष्य में जैसे-जैसे परोपकार से हटकर बात सिर्फ़ अपने उपकार तक, अपनी बात तक से क्षणानुभूति तक केवल सीमित रह गया। तो ये सारी विशेषताएँ सामाजिक परिवर्तनों के कारण काव्य में आती हैं। तो समाज जैसे-जैसे करवट लेता है, समाज में जैसे-जैसे प्रवृत्तियाँ परिवर्तित होती हैं, वैसे-वैसे हमारे काव्य का स्वरूप परिवर्तित होता जाता है। तो मुझे लगता है आधुनिक काल की जितनी भी काव्य प्रवृत्तियाँ हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। आज यहीं तक, उसके बाद फिर अपन अगली जो उसका गद्य वाला पक्ष है, माने आधुनिक काल का जो गद्य वाला पक्ष है, उसको अपन अगली क्लास में ले लेंगे। तो उसमें किस तरह से गद्य का आरंभ हुआ, गद्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर गद्य की विधाओं का विकास कैसे हुआ, तो अपन उस वो पूरी एक अलग क्लास का, उसमें जितनी भी विधाएँ हैं, उन सब का परिचय हम आपको बताएँगे कि उपन्यास क्या है, कहानी क्या है, नाटक क्या है, एकांकी क्या है, किसे हम आत्मकथा कहें, किसे हम जीवनी कहें, क्या रिपोर्टाज होता है, क्या संस्मरण होते हैं, है ना? ये सारी विधाएँ आप लोग के कोर्स में भी होती हैं, निबंध के तत्व, कहानी के, उपन्यास के तत्व, इन सब पे अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तो अभी आज की क्लास यहीं समाप्त।